G20 समिट। कुछ महीने पहले G20 समिट की तैयारी चलती रही और ये बहुत चर्चा में रहा चारों तरफ पूरे इंडिया में। हम पहले ही क्लियर कर दे कि जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो इसी G20 के बारे में बात करने वाले हैं और इस G20 का होस्ट करने का जिम्मेदारी इस बार इंडिया को मिला था, तो इससे क्या फायदा हुआ इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस बार G20 समिट का होस्ट इंडिया कर रहा था और ये सक्सेसफुली हो पाया, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, आज के यंगस्टर से अगर पूछ लिया जाए कि भाई ये G20 है क्या, ये इंडिया में हुआ क्यों, तो इसके बारे में बहुत कम ही लोग बता पाएंगे। हाँ, अगर ये यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उससे कुछ उम्मीद किया जा सकता है कि ये लोग जवाब कुछ दे सकते हैं। बहरहाल इसके बारे में इंडिया के हर एक व्यक्ति को बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए और ये इस वीडियो में लगभग बहुत चीजें बताने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ये ऑडियो लेक्चर होने वाला है। क्या आपको पता है कि ये जो G20 है ये एक 20 देशों का ग्रुप है जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। अपना भारत भी इसी ग्रुप का एक हिस्सा है। अब इस G20 का नाम बदलकर G21 रखा गया है। रीजन इसका ये है कि इसमें अब अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ चुका है और इसको जोड़ने का प्रस्ताव इंडिया की तरफ से ही इस ग्रुप को किया गया था। जैसा कि हम लोग शुरुआत में ही जाने थे कि ये G20 20 देशों का एक समूह है जो इन 20 देशों का फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से डील करती है। G20 एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, ऐसा भी होता है कि अगर कोई देश फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिकल समस्याओं से जूझ रही है तो इसका असर काफी हद तक पड़ोसी देशों पे भी पड़ता है। अब G20 के बारे में जान ही रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि ये 20 देशों का जो समूह है इसमें कौन कौन से देश आते हैं। देशों के नाम कुछ इस तरीके से हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, फ्रांस, मेक्सिको, साउथ कोरिया, रसिया, सऊदी अरबिया, यूके, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन और तुर्की, और इस साल अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो चुका है। यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, ये दोनों रीजनल बॉडीज हैं। इसके अंदर भी काफी सारे देश आते हैं। अब आप इससे ये समझ सकते हैं कि ये 19 देशों के साथ साथ ये 2 यूनियन के साथ जो भी देश जुड़े हुए हैं वो सब इस ऑर्गेनाइजेशन G20 के ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है। देखिए, G20 की शुरुआत 1999 में की गई थी और इसके पीछे का कारण ये था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1999 में देखा गया था और इसकी शुरुआत थाईलैंड से हुई थी। और थाईलैंड में इस क्राइसिस की होने का कारण ये था, जो थाईलैंड बैंकिंग लोन था ना, उसका यूज ऐसी जगह पे किया जा रहा था जिसका एक्सपोर्ट करने में कम योगदान था। जैसा कि मान लीजिए कि लोन लेकर बिल्डिंग वगैरह बन रही थी, रोड वगैरह बन रहे थे, तो इससे एक्सपोर्ट करने का कुछ मतलब बाहरी देशों से पैसे आने का कुछ योग नहीं बन पा रहा था। इस योग वर्ड को रिप्लेस करने के लिए कोई शब्द हमको मिल नहीं रहे हैं अभी, तो एक्चुअली में ये लाइन हमको भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना बातों को। देखिए, कोई भी देशों का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस बात पे निर्भर करता है आयात निर्यात पे। कुल मिलाकर देशों में कम निर्यात हो और आयात ज्यादा हो, बोले तो यहाँ से सामान की वैल्यू जो जा रही हो उसका ज्यादा हो और जो हम बाहरी देशों से मंगा रहे हैं वो कम हो, तो हमारे देश का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहेगा। तो अब थाईलैंड का फाइनेंशियल क्राइसिस धीरे धीरे पड़ोसी देशों पर भी असर दिखाने लगा। इस फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझने के लिए वैसे देशों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत थी जिनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ग्लोबल स्तर पे बढ़ चढ़ कर था। और इसलिए 19 देश और ये एक यूरोपियन यूनियन ने मिलकर G20 का गठन किया ताकि फ्यूचर में इस तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर किसी और तरीके का प्रॉब्लम बाकी देशों को देखना न पड़े। जैसा कि हम सब ने शुरुआत में ही समझा था कि G20 जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्लोबल इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। इसका काम ये भी है कि ऐसा कोई भी ग्लोबली क्राइसिस होने से पहले इसको पहचान लेना और इसको नए नए पॉलिसीज बनाकर अपने कंट्रोल में करना। G20 का होस्टिंग इस बार इंडिया कर रहा था और कई लोगों को ये देखकर लगता है कि यही हमारी अचीवमेंट है, लेकिन एक्चुअली में ये बात नहीं है।
पिछली बार इसका होस्टिंग 2022 में इंडोनेशिया में हुआ, 2023 में इंडिया में, 2024 में ब्राजील में हो रहा है अभी। इसी प्रकार G20 के सभी मेंबर को एक एक करके बारी बारी से सभी को इसका मीटिंग होस्टिंग करने का जिम्मेदारी दिया जाता है। आज तक के इतिहास में यूनाइटेड स्टेट ही एक ऐसा कंट्री है जहां पे 2008 और 9 में इसका होस्टिंग किया गया था। उसके बाद से सभी देशों में बारी बारी से होता रहा। इससे यह मालूम पड़ता है जो ये G20 का होस्टिंग है वो एक अचीवमेंट नहीं, ये एक जिम्मेदारी है जो बारी बारी से सभी देशों को मिलता है। इस समिट में 9 और 10 सितंबर को ही अहम माना गया है, लेकिन इसके अलावा भी 60 दिनों में लगभग 2 समिटिंग की गई थी और वो भी इसी G20 की हिस्सा थी। असल में इस ग्रुप का काम फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल एक्टिविटी को ही देखना दायित्व नहीं है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर होने वाले करप्शन, एनवायरमेंट प्रॉब्लम, महंगाई, फूड सिक्योरिटी पर भी काम करना है। G20 में अलग अलग मिनिस्ट्री ने भी अपने अपने लेवल पे मीटिंग की थी, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, टूरिज्म। इस मीटिंग से हिंदुस्तान के फायदे की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है राष्ट्रीय व्यवहार, जिसमें अन्य देशों के साथ संबंध बहुत अच्छे हुए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि G20 में अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ के बड़े बड़े मिनिस्ट्री लोग आए थे। इस दौरान अपना भारत भी इंटरनेशनल न्यूज चैनलों पर सुर्खियों में था। आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इस बार G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ने का प्रस्ताव भारत के द्वारा रखा गया था और G20 के बाकी सभी देशों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और इस चीज़ से 55 देश लगभग आते हैं अफ्रीकन यूनियन में। हमारे ख्याल से इससे सभी देशों में अपना जो संबंध है इससे अच्छा हुआ। देखिए, इंडोनेशिया ने 1 दिसंबर 2022 को G20 का प्रेसिडेंसी जो है वो भारत को सौंपी। तब से लेकर 30 नवंबर 2023 तक जितने भी सारे मीटिंग हुए सब इंडिया में हुए और इसका होस्टिंग इंडिया कर रहा था। और 9 और 10 सितंबर को जो मीटिंग हुआ उससे ग्लोबली इंडिया का एक मजबूत देश की पहचान मिली है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बार मीटिंग के दौरान ग्रीन डेवलपमेंट, सस्टेन डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। एनवायरनमेंट और क्लाइमेट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए भारत ने ग्रीन डेवलपमेंट की बात दुनिया के सामने रखी। इसमें ये कहा गया कि आजकल जिस तरीके का ईंधन, फ्यूल वगैरह यूज किया जाता है उससे हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है और ये हम सभी के लिए चिंता की विषय है। कार्बन की मात्रा को एनवायरनमेंट में कम किया कैसे जाए, इसके ऊपर कुछ मेजर डिसीजन लिया गया इस G20 के मीटिंग में। नेक्स्ट जिस टॉपिक पे बात रखी गई वो है सस्टेन डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज आती हैं, जैसे कि नदी हो गया, पेड़ हो गया, कोयला हो गया और ये सब लिमिटेड है। इस डेवलपमेंट के अंदर ये बात रखी गई कि इस चीज़ों को इस तरीके से यूज किया जाना चाहिए ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बचाया जा सके। हमारी अगली मैटर थी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। इसमें महिलाओं को एडुकेट करने, हर फील्ड में आगे बढ़ने और नए तरीके की मौके देने की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से की गई ताकि पूरी दुनिया की महिलाएं इस डेवलपमेंट की हिस्सा बन पाए। इस बात पर भी चर्चा की गई कि टेररिज्म चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे किसी भी कारण से किया गया हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो भी देश अंडर डेवलपमेंट की स्थिति में है उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा, इस पर भी चर्चा किया गया इस अपने मीटिंग में। जितने भी G20 कंट्री है उन्हें फेयर ट्रेड करने के लिए बोला गया और इसमें यह होता है कि जो भी देश एक्सपोर्ट करती हैं उन्हें एक्सपोर्ट किया जाए, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन न लगाया जाए और इस चीज को सभी देशों ने सपोर्ट किया। इस समिट में बायोफ्यूल के बारे में बात करते हुए इस बात पर भी चर्चा हुई कि पेट्रोल की खपत को कम किया जाए। हालांकि इस बात पर चाइना, सऊदी अरबिया और रसिया की सपोर्ट नहीं मिला। 2027 तक रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाकर 3 गुना करने की बात की गई और ये एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिसका सोर्स खत्म ही नहीं होने वाला हो। इसका बेस्ट एग्जांपल सोलर एनर्जी होता है। G20 के इस समिट के दौरान भारत के कुछ इस तरीके के एजेंडा था जिसमें मैक्सिमम देशों से सहमति मिली।
G20 के जैसा ही काम करने वाला एक और भी ग्रुप है G7, जिसको ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। G7 को शुरुआत में G6 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, यूएस और जापान ही जुड़े हुए थे। लेकिन बाद में इसमें कनाडा को जोड़ दिया गया और जिससे G7 बन गए। एक जमाने में रूस भी इस G7 से जुड़ा हुआ था और उस समय इसको G8 के नाम से जाना जाता था। 2014 में किसी कारण से रूस को बाहर कर दिए गए इस ग्रुप से और ये फिर से G7 बन गया। G7 आज भी काम करता है, जिसका रिसेंटली में मीटिंग हिरोशिमा, जो जापान देश के अंदर में पड़ता है, वहाँ पे रखा गया था। G7 का थीम था कम से कम न्यूक्लियर वेपन्स बनाना और कम से कम इसका उपयोग करना। वहीं G20 का अलग थीम था वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व एक परिवार है, एक पृथ्वी एक परिवार। इस G20 समिट के मीटिंग के दौरान बिलेटरल मीटिंग भी हुआ, जिसमें 2 देशों के लीडर अपनी समस्याओं को लेकर अपना स्पेशल मीटिंग करते हैं। G20 के मीटिंग में भाग लेने वाले आए हुए सभी मेहमानों को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने थैंक यू कहा, और इस बात के लिए कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में हिस्सा बनने के लिए भारत ने ही अपना प्रस्ताव रखा था और इससे सभी लोग राजी हो गए। इस तरह से अब इसका नाम G21 हो गया। अंत में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आए हुए मेहमानों को हिंदुस्तान के कल्चर से जुड़ा हुआ गिफ्ट लकड़ी के बने संदूक में देकर विदा किया, और इसमें कुछ गिफ्ट ऐसे भी थे जिसको 8 महीने पहले ऑर्डर देकर बनवाया गया था। इसी के साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।